नमस्कार, बिहार न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। मिथिला की पांडुलिपियां पहुंचेंगे ऑक्सफोर्ड तक। ज्ञान भारतम मिशन को मिलेगी नई गति। अंतर्राष्ट्रीय शोध समुदाय तक होगी आसान पहुंच। बिहार को मिली AKIC की सौगात। गया जी के डोभी में बनेगा इंडस्ट्रियल हब। मकसद है देशी एवं विदेशी निवेश को आकर्षित करना। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025-26 रिपोर्ट जारी। चंडीगढ़ रहा टॉप पर। मकसद है शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियां पहचान कर सुधार कर। आइए खबरों की शुरुआत करें। दरभंगा के मिथिला संस्कृत शोध संस्थान और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी के बीच एक MOU होने वाला है। दरअसल मिथिला संस्कृत शोध संस्थान दरभंगा में हजारों दुर्लभ संस्कृत पांडुलिपियां सुरक्षित हैं और ये संस्कृत पांडुलिपियां दर्शन, न्याय, व्याकरण, साहित्य, आयुर्वेद और ज्योतिष से जुड़ी हैं। इनमें से कई का तो अब तक व्यवस्थित वैज्ञानिक अध्ययन तक नहीं हो पाया है। इसी संदर्भ में ऑक्सफोर्ड संस्कृत टेक्स्ट सोसाइटी ने दरभंगा के मिथिला संस्कृत शोध संस्थान के साथ औपचारिक सहयोग का प्रस्ताव भेजा है। ध्यान दीजिए, पांडुलिपि उसे कहते हैं जो कागज, भोजपत्र, ताड़पत्र, कपड़े या धातु पर हस्तलिखित हो और कम से कम 75 वर्ष पुरानी हो। यहां गौर करने वाली बात यह है कि मिथिला की ज्ञान परंपरा अब तक ज्यादातर राष्ट्रीय स्तर पर ही सीमित रही है। ऑक्सफोर्ड जैसे वैश्विक संस्थान से सहयोग मिलने पर इन दुर्लभ ग्रंथों को अंतर्राष्ट्रीय शोध समुदाय तक पहुंचाया जा सकेगा। साथ ही MOU से पांडुलिपियों का वैज्ञानिक सूचीकरण, डिजिटलीकरण, संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय शोध और प्रकाशन संभव होगा। खास बात यह है कि जनवरी 2025 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दरभंगा में इस संस्थान के जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण के लिए फंड देने की घोषणा की थी। इसके बाद फरवरी 2025 में राज्य मंत्रिमंडल ने संस्थान के भवन निर्माण, परिसर विकास और पांडुलिपि संरक्षण की भी मंजूरी दी। इसके अलावा मई 2026 में इस संस्थान को ज्ञान भारतम मिशन में शामिल करने की मांग उठी। साथ ही मधुबनी के बलराजगढ़ पुरातात्विक स्थल पर भी अगले 10 वर्षों तक वैज्ञानिक उत्खनन को भी मंजूरी मिली। यह काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की निगरानी में होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ज्ञान भारतम मिशन को केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया था। इसकी औपचारिक शुरुआत जुलाई 2025 में की गई। यह संस्कृति मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। उद्देश्य है देश भर के शैक्षणिक संस्थानों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के पास मौजूद पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण, संरक्षण और डिजिटलीकरण। इसके तहत एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार यानी NDR भी बनाया जा रहा है और यह मिशन असल में 2003 में बने राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन NMM का ही पुनर्गठित रूप है। वहीं 16 मार्च 2026 से एक राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान भी चलाया जा रहा है। बिहार के औद्योगिक विकास को एक नई रफ्तार मिलने वाली है। केंद्र और राज्य सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी AKIC को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। गया जी जिले के डोभी में बन रहे इस कॉरिडोर के लिए बिहार सरकार ने हाल ही में कुछ बेहद महत्वपूर्ण फैसले लिए जो पूरे राज्य की तस्वीर बदल देंगे। इसमें जलाशय निर्माण, सुरक्षा व्यवस्था और सड़क पुल निर्माण जैसी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। दरअसल यह भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसे 20 जनवरी 2014 को मंजूरी दी गई। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तर्ज पर बेहद आधुनिक तरीके से विकसित किया जा रहा है। यह पूरा प्रोजेक्ट लगभग 1839 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पैरेलल यानी साथ साथ बनाया जा रहा है। अगर इसके विस्तार की बात करेंगे तो यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। यह पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर सीधे पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक फैला है। यह कॉरिडोर देश के 7 बड़े राज्यों से होकर गुजरता है: पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। यह कॉरिडोर भारत की लगभग 40% आबादी वाले इलाके को कवर करता है, यानी देश की एक बहुत बड़ी आबादी सीधे इससे जुड़ने वाली है। इसलिए इसे औद्योगिकरण और रोजगार सृजन के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। इस योजना की सबसे बेहतरीन बात जानते हैं क्या है? इसके तहत हर राज्य में एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC बनाया जा रहा है जो उस इलाके का मुख्य औद्योगिक केंद्र होगा। उदाहरण के लिए पंजाब में राजपुरा पटियाला, हरियाणा में हिसार, यूपी में आगरा और प्रयागराज और उत्तराखंड में खुरपिया फार्म विकसित हो रहे हैं। और इसी लिस्ट में हमारे बिहार के गया जी जिले का डोभी इलाका भी शामिल हो गया है।
आपको बता दें, इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट को जमीनी स्तर पर लागू करने की जिम्मेदारी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NICDC संभाल रहा है। परियोजना के जमीनी स्तर की बात करें तो गया जी क्षेत्र में लगभग 1670 एकड़ भूमि पर इस विशाल इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य उद्देश्य इसका स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ साथ बड़े पैमाने पर देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करना है। औद्योगिक आवश्यकताओं को देखते हुए परिसर के भीतर ही एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर, अस्पताल, होटल और कॉरपोरेट बिजनेस सेंटर जैसी अत्याधुनिक नागरिक सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। खास बात यह है कि यह कॉरिडोर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ साथ नेशनल वाटरवे 1 का भी लाभ उठाएगा, जो इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला है। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल को भी मजबूती देगा। बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र और लोक स्वास्थ्य नीति के लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर है। राज्य में फाइलेरिया यानी हाथी पांव उन्मूलन की दिशा में किए गए निरंतर प्रयासों को वैश्विक स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बिहार सरकार के इन प्रयासों की सराहना करते हुए इसे एक ऐतिहासिक सफलता बताया। इसे समझने के लिए फाइलेरिया और TAS यानी ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे के तकनीकी पहलुओं को जानना जरूरी है। फाइलेरिया एक उष्णकटिबंधीय परजीवी जनित रोग है जिसका संचरण मच्छरों के जरिए होता है। यह मुख्य रूप से मानव शरीर के लसिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप विशेषकर पैरों में ज्यादा सूजन आ जाती है। सामान्य बोलचाल में इसे हाथी पांव कहते हैं। इसके उन्मूलन के लिए जन स्वास्थ्य स्तर पर मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम संचालित किया जाता है, MDA कार्यक्रम। वहीं समाज में इस संक्रमण के फैलाव को जांचने के लिए एक वैज्ञानिक सर्वे किया जाता है जिसका मकसद ये देखना है कि क्या संक्रमण की दर तय मानकों से नीचे आई है या नहीं। इसी मूल्यांकन प्रणाली को ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे TAS कहा जाता है। TAS में सफल होने का सीधा अर्थ यह है कि संबंधित क्षेत्र में संक्रमण का प्रसार अब नियंत्रित है। इसलिए बड़े पैमाने पर दवा वितरण के अभियान MDA को रोक दिया जाता है और उसकी जगह केवल निगरानी और सतर्कता की नीति अपनाई जाती है। अब समझिए बिहार की उपलब्धि। देखिए, बिहार में 2004 से MDA चल रहा है और अब राज्य ने पहली बार TAS-1 सफलतापूर्वक पास किया। इस साल अररिया, मधेपुरा, सुपौल और किशनगंज जिलों ने उच्च उपचार कवरेज जैसी कड़ी शर्तें पूरी की और इस सर्वे के योग्य बने। मूल्यांकन की कुल 57 इकाइयों में से 55 ने TAS-1 पास कर लिया। अररिया, मधेपुरा और सुपौल की सभी इकाइयां पास हो गई, जिससे अब यहां MDA रोक दिया जाएगा। किशनगंज की सिर्फ 2 इकाइयां तय मानक से थोड़ी सी पीछे रह गई। बिहार के लिए यह सफलता इसलिए बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि राज्य के सभी 38 जिले और 592 इकाइयां फाइलेरिया से प्रभावित श्रेणी में आती हैं। मई 2026 तक भारत के 20 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के 350 जिलों में फाइलेरिया एंडेमिक है, स्थानिक है, यानी यह बीमारी इन क्षेत्रों की आबादी में स्थायी रूप से पाई जाती है। इस पृष्ठभूमि में बिहार की सफलता के पीछे 2 मुख्य रणनीतियां रही। पहली, दवाओं के केवल वितरण के बजाय प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों की प्रत्यक्ष निगरानी में दवा खिलाई गई। इसने पारंपरिक दवा वितरण को वास्तविक उपचार कवरेज में बदल दिया, जो इस कार्यक्रम की पुरानी चुनौती थी। दूसरी, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स ने सीमित लैब स्टाफ वाले क्षेत्रों में भी अत्यधिक सटीकता के साथ फाइलेरिया की जांच और ट्रैकिंग सुनिश्चित की। बिहार कैबिनेट ने राज्य में शैक्षणिक अवसंरचना को मजबूत करने के लिए एक बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के 5 जिलों पूर्णिया, नालंदा, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी में नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इस परियोजना को गति देने के लिए राज्य सरकार ने आवश्यक भूमि आवंटन के प्रस्ताव को अपनी आधिकारिक मंजूरी दे दी है। क्या आपको पता है कि जब भी राज्य सरकार द्वारा किसी परियोजना के लिए भूमि आवंटित की जाती है तो बंदोबस्ती शब्द का प्रयोग होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि सरकार किसी विशेष कार्य के लिए अपनी जमीन किसी संस्था को देती है, लेकिन उसका मालिकाना हक अपने पास रखती है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि इस प्रशासनिक बंदोबस्ती को आप इतिहास के स्थायी बंदोबस्त 1793 से मत जोड़ दीजिएगा। दोनों बिल्कुल अलग हैं। स्थायी बंदोबस्त 1793 यह लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच लागू की गई एक भू राजस्व व्यवस्था थी। अब एक और शब्द लैंड बैंक को भी जान लीजिए। सरकार कुछ जमीन सबसे पहले से ही अपने पास सुरक्षित रखती है ताकि भविष्य में कोई बड़ा प्रोजेक्ट आए तो नई जमीन खोजने की जरूरत ना पड़े। नालंदा में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन इसी लैंड बैंक से दी जा रही है। यह जमीन केंद्रीय विद्यालय संगठन को मिलेगी, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों के संचालन, प्रबंधन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
बिहार सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस को यह भूमि कुछ शर्तों पर आवंटित की जा रही है। जैसे यह जमीन मात्र 1 रुपए के टोकन मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही है। प्रारंभिक तौर पर लीज की अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसे भविष्य में आगे रिन्यू करने का विकल्प रखा गया है। इस निर्णय के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य वित्तीय लाभ कमाना नहीं, बल्कि लोक कल्याण के जरिए राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का विस्तार करना और मानव संसाधन को मजबूत बनाना है। यह खबर परीक्षा के लिए क्यों खास है? क्योंकि पहले शिक्षा राज्य सूची के विषय में आता था। अब 1976 के 42वें संविधान संशोधन के बाद की क्या स्थिति है, इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यानी अब शिक्षा पर केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारी बनती है, दोनों कानून बना सकते हैं। यही कारण है कि केंद्रीय विद्यालय खोलने में राज्य और केंद्र दोनों की भूमिका है। यही सहकारी संघवाद को दिखाता है, जहां दोनों सरकारें मिलकर काम करती हैं। बिहार सरकार का यह फैसला हमारे संविधान के अनुच्छेद 21A की भावना को साकार करता है। 2002 के 86वें संविधान संशोधन द्वारा देश में एक कानून बना, जिसके तहत 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और जरूरी शिक्षा पाना उसका मौलिक अधिकार बनाया गया। इसी अधिकार को पूरी तरह जमीन पर उतारने और लागू करने के लिए सरकार ने बाद में 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून यानी RTE एक्ट 2009 बनाया। क्या आपको पता है कि इस 20 जुलाई को पटना से लेकर दिल्ली तक एक साथ मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। बिहार विधानमंडल द्वारा सत्र के पहले दिन वित्तीय वर्ष 2026-27 का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सबसे पहले सत्र को समझिए। जब संसद या विधानसभा के सदस्यों को बैठक के लिए आधिकारिक रूप से आमंत्रित करते हैं तो उस पूरी कार्य अवधि को सेशन कहते हैं, सत्र। सत्र बुलाने का अधिकार संवैधानिक प्रमुखों के पास होता है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत संसद का सत्र बुलाते हैं, राज्य में राज्यपाल अनुच्छेद 174 के तहत विधानमंडल का सत्र बुलाते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल यह निर्णय अपनी मर्जी से नहीं लेते, बल्कि वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सत्र बुलाते हैं। ध्यान रखिए, 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता, यानी साल में कम से कम 2 बार सदन की बैठक का होना जरूरी है। आपने बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र के नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि संविधान में इनका कहीं जिक्र नहीं है। ये सिर्फ संसदीय परंपराएं हैं और इसी कड़ी में कोरम की अवधारणा को भी समझना होगा। किसी भी सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कुछ न्यूनतम सदस्यों का मौजूद होना जरूरी होता है। इसे गणपूर्ति यानी कि कोरम कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 100 के अनुसार गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा होता है। यानी लोकसभा में लगभग 55 सदस्य और राज्यसभा में लगभग 25 सदस्य मौजूद होने चाहिए। प्रश्नकाल और शून्यकाल की बात करें तो सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। इस दौरान सांसद या विधायक सरकार से सवाल पूछते हैं और मंत्री जवाब देते हैं। प्रश्नकाल खत्म होते ही शून्यकाल शुरू होता है। इसी समय सदस्य बिना पहले से तय एजेंडा के जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं। यहाँ एक खास बात याद रखिए, शून्यकाल पूरी तरह भारत की देन है। 1962 में इसकी शुरुआत हुई थी। संविधान या संसदीय नियम पुस्तिका में इसका कोई उल्लेख नहीं। यह सिर्फ एक संसदीय परंपरा है। 4 शब्द ऐसे हैं जिनमें अक्सर स्टूडेंट्स उलझते हैं, इसलिए इन्हें भी आसान तरीके से समझ लेते हैं। स्थगन का मतलब है सदन की कार्यवाही को कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए रोक देना। यह फैसला पीठासीन अधिकारी लेते हैं। वह स्थगन सिनेडाई का मतलब है कार्यवाही को रोक दिया गया, अगली तारीख नहीं बताई गई, यानी सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है। जब सदन दोबारा मिलेगा तो काम वहीं से आगे बढ़ेगा जहां रुका था। वहीं सत्रावसान का मतलब है पूरे सत्र का औपचारिक तौर पर अंत। यह काम राष्ट्रपति या राज्यपाल करते हैं। इसके बाद नया सत्र बुलाए बिना सदन की बैठक नहीं हो सकती। अब बचा विघटन। विघटन का मतलब है सदन का पूरा कार्यकाल ही समाप्त हो जाना। इसके बाद नए चुनाव कराए जाते हैं। विघटन केवल लोकसभा और विधानसभा का होता है, राज्यसभा और विधान परिषद कभी भंग नहीं होती। अंत में उस शब्द को भी समझ लेते हैं जिसकी वजह से यह पूरी खबर चर्चा में है, यानी अनुपूरक बजट। मान लीजिए सरकार ने साल की शुरुआत में बजट बना दिया, लेकिन बीच साल में कोई नई योजना शुरू करनी पड़ जाए या कोई बड़ी आपदा आ जाए या पहले से ज्यादा खर्च की जरूरत पड़ जाए, तब सरकार अतिरिक्त धन की मांग लेकर सदन में आती है। इसी को अनुपूरक बजट कहते हैं। केंद्र सरकार के लिए इसका प्रावधान अनुच्छेद 115 में है, राज्यों के लिए अनुच्छेद 205 में। सबसे जरूरी बात नोट कर लीजिए, सरकार अपनी मर्जी से अतिरिक्त पैसा खर्च नहीं कर सकती। संचित निधि से अतिरिक्त धन तभी निकलेगा जब सदन इसकी मंजूरी देता है। दोस्तों, हाल ही में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना फिर से चर्चा में आ गई है। बता दें कि 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री ने पूर्णिया में इसका शिलान्यास किया था, लेकिन ये कोई नई योजना नहीं है।
इसकी कहानी करीब 70 साल पुरानी है। इस परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को महानंदा नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा, यानी जहां पानी ज्यादा है वहां से उसे उन इलाकों तक ले जाया जाएगा जहां इसकी जरूरत है। इसके लिए पूर्वी कोसी मुख्य नहर EKMC का पुनर्निर्माण किया जाएगा। अब इसका इतिहास भी समझ लीजिए। 1953 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत नेपाल कोसी परियोजना की नींव रखी थी और इसके एक साल बाद यानी 1954 में भारत और नेपाल के बीच इसे लेकर औपचारिक तौर पर समझौता हुआ। इसी समझौते के तहत नेपाल के हनुमान नगर के पास कोसी बैराज बनाया गया और साथ ही पूर्वी कोसी मुख्य नहर जैसी सिंचाई परियोजनाएं भी विकसित की गई। इन सब का एक ही मकसद था, सिंचाई का दायरा बढ़ाना और कोसी नदी के बार बार रास्ता बदलने से होने वाले नुकसान को कम करना। कोसी बैराज का निर्माण 1960 के दशक में जाकर पूरा हुआ। अब इसी पृष्ठभूमि से समझिए कि कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है। देखिए, बिहार में सिंचाई के दायरे को बढ़ाना, बाढ़ के असर को कम करना और पानी का बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित करना इसका मकसद है। यानी यह उसी पुरानी कोसी परियोजना की अगली कड़ी है जो 7 दशक पहले शुरू की गई थी। अब यहां उन दोनों नदियों को भी समझना होगा जिनकी वजह से यह पूरी परियोजना बनी। सबसे पहले बात कोसी की। इसे बिहार का शोक कहा जाता है और इसकी वजह है इसका बार बार अपना रास्ता बदल देना। यही कारण है कि हर साल बिहार के बड़े हिस्से बाढ़ की चपेट में आते हैं। कोसी नदी का उद्गम माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के जलग्रहण क्षेत्र से होता है। यह चीन, नेपाल और भारत तीनों देशों से होकर बहती है और नेपाल के हनुमान नगर के पास भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद यह बिहार के कटिहार जिले में कुर्सेला के पास जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। एक दिलचस्प बात याद रखिए, कोसी अकेली नदी नहीं है बल्कि यह असल में 3 धाराओं के संगम से बनी है, स्तन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी। यही वजह है कि इसमें इतना ज्यादा पानी और गाद है और यही इसके बार बार रास्ता बदलने का एक कारण है। इसकी बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया और कटिहार शामिल है। दूसरी नदी यानी मेची नदी। मेची एक अंतरराष्ट्रीय सीमा नदी है जो नेपाल और भारत दोनों देशों से होकर बहती है और यह महानंदा नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम नेपाल की महाभारत पर्वतमाला से होता है, जिसके बाद यह बिहार के किशनगंज जिले से होते हुए भारत में प्रवेश करती है और आगे चलकर महानंदा में जाकर मिलती है। बेंगलुरु में 3 जुलाई 2026 को बिहार सरकार ने एक बड़ी इंडस्ट्री मीट का आयोजन किया जिसमें ओरेकल, एडोबी, सेल्सफोर्स और मर्सिडीज बेंज जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें हुई। दिलचस्प बात यह है कि बिहार का टेक सेक्टर से यह रिश्ता कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें करीब 3 दशक पुरानी है। आइए इसे इतिहास से समझना शुरू करते हैं। आखिर बिहार टेक हब बनने की इस दौड़ में पिछड़ा क्यों? देखिए, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1980 के दशक के मध्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने एक योजना बनाई थी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क यानी STP योजना। इसके तहत 1989 में सबसे पहले 3 शहरों बेंगलुरु, भुवनेश्वर और पुणे में STP स्थापित हुए और फिर 1991 में इन सब की शीर्ष संस्था के तौर पर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी STPI का गठन हुआ। यहीं से बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली का बनाने की नींव भी मिली। लेकिन अब एक बहुत दिलचस्प और चौंकाने वाली बात सुनिए, STPI पटना भी उसी दौर में स्थापित हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि यह एक स्वतंत्र प्रमुख IT क्लस्टर नहीं बल्कि भुवनेश्वर क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सिर्फ एक उपकेंद्र बनकर रह गया। यानी बिहार के पास भी उतना ही पुराना संस्थागत ढांचा था जितना बेंगलुरु के पास। फिर आखिर बेंगलुरु आगे निकल गया और बिहार पीछे क्यों रह गया? इसका जवाब है राजनीतिक अस्थिरता, बुनियादी ढांचे की कमी और निवेश की कमी। अब समझते हैं कि बेंगलुरु मीट में हुआ क्या। यह सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था बल्कि इसमें जमीनी स्तर पर काम भी हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने खुद कंपनियों के साथ अलग अलग 1-to-1 बिजनेस मीटिंग्स की। इन बैठकों में भी हर कंपनी के साथ अलग अलग एजेंडे पर बात हुई, जैसे क्वेस्ट कॉर्प से रोजगार सृजन और स्किल डेवलपमेंट पर चर्चा हुई। वहीं एडोबी और मर्सिडीज बेंज से डिजिटल निवेश और GCC स्थापित करने की संभावनाओं को लेकर बात हुई। यहां लक्ष्य सिर्फ निवेश खींच कर लाना नहीं था बल्कि नवाचार, उद्योग और स्थानीय प्रतिभा तीनों को एक साथ जोड़ना था। अब नीतिगत ढांचा भी समझते हैं क्योंकि इसी पर पूरी योजना टिकी है। बिहार IT पॉलिसी 2024 को कैबिनेट ने 8 जनवरी 2024 को मंजूरी दी थी। इसमें कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की सब्सिडी दी जाती है, जैसे पूंजी निवेश पर 30% तक यानी कि अधिकतम 30 करोड़, बिजली बिल पर अगले 5 वर्षों तक 25% और हर नए रोजगार पर अलग से सृजन सब्सिडी। नतीजा यह हुआ कि अब तक करीब 22 कंपनियों ने बिहार में इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव दे दिए हैं।
इसी कड़ी में गयाजी जिले में 636 एकड़ जमीन भी बियाडा को इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए दी जा चुकी है। इसके समानांतर एक दूसरी नीति भी काम कर रही है, बिहार जीसीसी पॉलिसी 2026। फर्क सिर्फ इतना है कि यह छोटी मझोली कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि खास तौर पर बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने कैपेबिलिटी सेंटर खोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है। और इसी मौके पर सरकार ने तकनीकी अवसंरचना में बड़े निवेश की योजना भी सामने रखी। गौर करने वाली बात यह है कि यह कोई इकलौता प्रयास नहीं, बल्कि एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसका सबूत देखिए। मार्च 2026 में ही बिहार का एक प्रतिनिधिमंडल बेंगलुरु के ELSITA यानी इलेक्ट्रॉनिक सिटी इंडस्ट्रियल टाउनशिप अथॉरिटी गया था, ताकि वहां का स्मार्ट औद्योगिक टाउनशिप मॉडल समझा जा सके। इसके कुछ ही महीने बाद मई 2026 में एक सहभागिता सम्मेलन भी हुआ। इधर 6 जुलाई 2026 को बिपार्ड पटना को बिहार का तीसरा ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। आइए समझते हैं कि बिपार्ड आखिर है क्या और इसका इतिहास क्या है। बिपार्ड यानी बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान की जड़ें असल में दो अलग अलग संस्थानों में छिपी हैं। 28 मार्च 2002 को बिहार सरकार ने फुलवारीशरीफ पटना स्थित जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान यानी कि वाल्मी में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान ATI की स्थापना की। इसके 3 साल बाद 15 सितंबर 2005 को उसी परिसर में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान यानी SIRD भी बनाया गया। आखिरकार 1 अप्रैल 2006 से इन दोनों संस्थानों का विलय कर दिया गया और यहीं से यह संस्थान बिपार्ड के नाम से जाना जाने लगा। इसे सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है। अब सवाल उठता है कि बिपार्ड करता क्या है। दरअसल बिपार्ड बिहार लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारियों समेत प्रशासनिक सेवा, पुलिस, पंचायत, शिक्षा और अन्य विभागों के अधिकारियों को कई विषयों पर प्रशिक्षण देता है। अब मूल मुद्दे पर वापस आते हैं। ISO 9001 यह अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO द्वारा जारी किया जाने वाला एक वैश्विक गुणवत्ता प्रबंधक मानक है। यहाँ एक जरूरी बैकग्राउंड को जानिए। ISO की स्थापना हुई थी 23 फरवरी 1947 को। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सीधे शब्दों में कहें तो यह प्रमाण पत्र इस बात की गारंटी देता है कि किसी संस्थान की कार्यप्रणाली, सेवा वितरण और आंतरिक प्रक्रियाएं अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। बिपार्ड पटना को यह प्रमाण पत्र भारतीय रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम्स यानी IRQS ने दिया है और आमतौर पर यह 3 साल के लिए मान्य रहता है। वैसे ही जैसे कि बिपार्ड गया कैंपस को मिला प्रमाण पत्र 10 अगस्त 2028 तक वैध है। अब क्रम भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बिपार्ड गया कैंपस को 12 अगस्त 2025 को यह प्रमाण पत्र मिला। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को भी 21 जनवरी 2026 को 3 सालों के लिए प्रमाण पत्र मिला और अब बिपार्ड पटना इस सूची में तीसरा नाम बनकर जुड़ गया है। इधर बिहार सरकार ने पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। अगले 5 सालों में राज्य में इको टूरिज्म स्थलों की संख्या 60 से बढ़ाकर 70 तक पहुंचाने का यह पूरा खाका उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान तैयार किया गया। इसे विस्तार से समझते हैं। फिलहाल बिहार में 10 से 15 सक्रिय इको टूरिज्म स्थल हैं। वहीं इनके अलावा 24 से ज्यादा प्रमुख स्थलों पर विकास कार्य चल रहा है। साथ ही सरकार ने भविष्य के विकास के लिए 50 से ज्यादा संभावित स्थानों की पहचान भी कर ली है। वहीं पर्यटन विभाग का लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में इसी पर्यटन क्षेत्र के जरिए लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन। क्या आपको पता है बिहार के प्रमुख इको टूरिज्म स्थल कौन कौन से हैं? सबसे प्रमुख नाम में आता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो पश्चिम चंपारण जिले में है और यह बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है। लगभग 901 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और इसके ठीक पास ही अमवा, मंझील और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी स्थित है। इसके बाद कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जिसे झरनों और ट्रैकिंग के लिए जाना जाता है और खास बात यह कि इसे अब बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं भागलपुर स्थित विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य, और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य ध्यान से सुन लीजिए, यह विलुप्त प्राय गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के लिए एशिया का अपनी तरह का इकलौता अभयारण्य है। यह नाव आधारित डॉल्फिन दर्शन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसी कड़ी में बेगूसराय की कांवड़ लेक पक्षी अभयारण्य का भी जिक्र जरूरी है, जो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। इसे प्रवासी पक्षियों के लिए विकसित किया जाएगा। साथ ही मुंगेर स्थित भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य ये भी इस सूची में शामिल है, जो गर्म पानी के झरनों के लिए मशहूर है। इसके अलावा गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य और दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य भी लिस्ट का हिस्सा हैं।
अब बात करते हैं कुछ आधुनिक आकर्षणों की। नालंदा के राजगीर नेचर सफारी और जू सफारी में देश का पहला ग्लास स्काई वॉक पर्यटकों के लिए पहले से ही खास आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं दूसरी ओर सहरसा की मत्स्यगंधा झील का भी व्यापक विकास हो रहा है, जहां ग्लास ब्रिज, स्मारिका दुकान, सुपर ट्री और अनुभव केंद्र जैसी सुविधाएं 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। इसके समानांतर पश्चिम चंपारण के लव कुश पार्क और वाल्मीकि नगर आइकॉनिक टूरिज्म पार्क का विकास कार्य 2027 तक पूरा होने की योजना है। कुल मिलाकर कहें तो इन सभी स्थलों पर आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी ताकि नेचर ट्रेल, वॉच टावर, इको कॉटेज, होम स्टे और इंटरप्रिटेशन सेंटर आदि पर्यटकों को सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल अनुभव दिला सके। इधर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स यानी PGI 2.0 की 2025-26 रिपोर्ट जारी की है, जो स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन को मापती है। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले जानिए कि PGI 2.0 क्या है। ध्यान देने वाली बात यह है कि PGI का पहला संस्करण 2017-18 में शुरू हुआ था। आगे चलकर 2021 में संशोधित करके PGI 2.0 का रूप दिया गया। यह शिक्षा मंत्रालय का एक साक्ष्य आधारित मूल्यांकन ढांचा है जो राज्यों की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को 1000 अंकों के पैमाने पर आंकता है। इसकी रूपरेखा पर ध्यान दीजिए। इसके लिए कुल 70 इंडिकेटर्स का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से 47 संकेतक शिक्षा के परिणाम यानी आउटकम से जुड़े हैं और बाकी बचे 23 प्रबंधन प्रशासन यानी गवर्नेंस से संबंधित हैं। कुल मिलाकर इस मूल्यांकन में सीखने के परिणाम, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी ढांचा, विद्यार्थियों की भागीदारी, शिक्षक प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था जैसे कई अहम पहलू शामिल किए जाते हैं। राज्यों को कुल 10 ग्रेड में बांटा गया है। चंडीगढ़ ने इस बार भी देश में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया और 761 से 820 अंकों के दायरे में उत्तम ग्रेड हासिल किया, यानी लगभग 61 से 70% का स्कोर। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कोई भी राज्य शीर्ष 3 श्रेणियों दक्ष, उत्कृष्ट या अति उत्तम तक नहीं पहुंच सका, यानी चंडीगढ़ टॉप पर होने के बावजूद अभी भी सर्वोच्च ग्रेड से काफी पीछे है। दूसरे स्थान पर पंजाब, दिल्ली, केरल और दादरा नागर हवेली संयुक्त रूप से प्रयासरत 1 श्रेणी में रहे। वहीं हरियाणा, तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान, असम, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सहित 13 राज्य प्रयासरत 3 श्रेणी में रहे। यहां बिहार की स्थिति भी समझ लीजिए। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अरुणाचल, जम्मू कश्मीर सहित 13 राज्य अभी भी आकांक्षी 1 श्रेणी में है, यानी लगभग सबसे निचले पायदान के करीब। हालांकि एक सकारात्मक बात यह है कि इस बार आकांक्षी 2 और आकांक्षी 3 जैसी सबसे निचली श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं रहा। इसी रिपोर्ट के साथ एक और चिंताजनक तथ्य सामने आया। देश में अभी भी 1 लाख से ज्यादा स्कूल सिर्फ एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जहां एक ही शिक्षक पहली से लेकर 5वीं तक के सभी विषय पढ़ाता है। साथ ही देश में 5000 से ज्यादा स्कूल ऐसे भी हैं जिनमें एक भी बच्चे का नामांकन नहीं है। संक्षेप में समझिए यह रिपोर्ट क्यों महत्वपूर्ण है। PGI का मकसद सिर्फ रैंकिंग देना नहीं, बल्कि राज्यों की शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियां पहचान कर सुधार की दिशा दिखाना है। बिहार जैसे राज्यों को लगातार आकांक्षी श्रेणी में बने रहना यह दिखाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के बावजूद बुनियादी ढांचे, सीखने के परिणाम और शिक्षक प्रबंधन में अभी भी गहरा सुधार जरूरी है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन का खास सेगमेंट पर्सन ऑफ द वीक। दोस्तों, तीजन बाई की आवाज में महाभारत का वह प्रसंग सुनिए जब वे द्रौपदी के चीरहरण को अपने अंदाज में सुनाती थी। उनका तंबूरा कभी दुशासन की भुजा बन जाता, कभी भीम की गदा तो कभी अर्जुन का रथ। यही थी तीजन बाई की जादुई प्रस्तुति शैली, जिसने छत्तीसगढ़ की एक गुमनाम लोक कला को पूरी दुनिया में पहचान दिला दी। आज बात करते हैं तीजन बाई की पंडवानी की उस गायिका की जिनका 5 जुलाई 2026 को रायपुर एम्स में निधन हो गया। वे 70 वर्ष की थीं और लंबे समय से बीमार चल रही थी। पहले समझिए पंडवानी है क्या। दरअसल पंडवानी छत्तीसगढ़ की एक पारंपरिक नाट्य गायन शैली है, जिसमें महाभारत के प्रसंगों को बेहद नाटकीय अंदाज में तंबूरा जैसे वाद्य यंत्र के साथ गाकर सुनाया जाता है। इसकी 2 शैलियां होती हैं। पहली है वेदमती शैली, जिसमें कलाकार बैठकर गाता है, और दूसरी कापालिक शैली, जिसमें कलाकार खड़े होकर जोरदार हाव भाव और नाटकीयता के साथ प्रस्तुति देता है। यही कापालिक शैली परंपरागत रूप से सिर्फ पुरुष कलाकारों तक सीमित मानी जाती है। अब जानते हैं तीजन बाई के जीवन के बारे में। तीजन बाई का जन्म 1956 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के गनियारी गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें महाभारत की कथाएं सुनने का शौक था और उन्होंने पंडवानी की शिक्षा अपने नाना जी से छिप छिप कर ली थी।
एक बार जब उनके नाना ने उन्हें छिपकर सुनते हुए पकड़ लिया तो डर के मारे उन्होंने 1 हफ्ते की पूरी कथा को महज 10 मिनट में सुना दिया। यह सुनकर उनके नाना की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने तीजन बाई को घर का रत्न कहा। इसके बाद उन्होंने विधिवत रूप से तीजन बाई को पंडवानी की शिक्षा देनी शुरू की। उन्होंने महज 13 साल की उम्र में अपना पहला मंच प्रदर्शन दुर्ग जिले के चंदखुरी गांव में दिया था। उस दौर में महिलाओं के लिए पुरुष प्रधान कापालिक शैली में गाना वर्जित माना जाता था, लेकिन तीजन बाई ने सामाजिक विरोध की परवाह किए बिना इस परंपरा को तोड़ा और पंडवानी की पहली महिला कापालिक गायिका बनी। इसके लिए उन्हें समाज और अपने परिवार के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। उन्हें मारा पीटा गया, घर से बाहर तक निकाल दिया गया, यहां तक कि उनकी मां को भी समाज के ताने सुनने पड़े, लेकिन तीजन बाई ने कभी हार नहीं मानी। प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने उनकी असाधारण प्रतिभा को पहचाना, जिसके बाद उनका सफर राष्ट्रीय मंच से उठकर अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंच गया। उन्होंने उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने भी अपनी प्रस्तुति दी। इसके अलावा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पर आधारित श्याम बेनेगल की दूरदर्शन श्रृंखला भारत एक खोज में महाभारत के दृश्यों की प्रस्तुति दी, जहां उनकी कला को खूब सराहा गया। तीजन बाई अक्सर कहा करती थीं कि पंडवानी ही उनकी जिंदगी है और इसके बिना उनका जीवन अधूरा है। अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहती थीं कि जब आप पुरानी जली हुई रोटी यानी दुख को याद रखते हैं, तभी वर्तमान की मिठाई यानी सुख का असली आनंद मिलता है। अपनी बुलंद आवाज और दमदार प्रस्तुति के दम पर उन्होंने पंडवानी को भारत की सीमाओं से बाहर इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, अमेरिका, जापान, रूस और मॉरिशस जैसे कई देशों तक पहुंचाया। उनके इस योगदान को देखते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से नवाजा गया। साल 1988 में उन्हें पद्मश्री मिला। फिर 1995 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 2003 में पद्म भूषण, 2019 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। यानी वे उन गिने चुने कलाकारों में शामिल थी जिन्हें तीनों पद्म सम्मान मिले हैं। दोस्तों, आज भले ही तीजन बाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। एक साधारण गांव की बेटी से लेकर पंडवानी को वैश्विक मंच तक पहुंचाने का उनका यह सफर संघर्ष और आत्मविश्वास की एक बड़ी मिसाल है। इसलिए उन्हें आज सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि महिला सशक्तिकरण का प्रतीक भी माना जाता है। आइए जल्दी से देखते हैं क्विक न्यूज में क्या है खास। दोस्तों, बिहार को लेकर एक चिंताजनक आर्थिक आंकड़ा सामने आया है। देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी आधा % से भी कम रह गई है, जबकि 2021 में बिहार की नई निर्यात नीति बनी थी, जिसमें 2025 तक देश के कुल निर्यात में 10% हिस्सेदारी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया था। यानी मौजूदा हिस्सेदारी से लगभग 20 गुना वृद्धि, लेकिन हकीकत में हिस्सेदारी बढ़ने के बजाय घट गई। केंद्र सरकार ने विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG के तहत बिहार को 1663.56 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी है। यह योजना पुरानी मनरेगा की जगह लाई गई है और 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो चुकी है। इसका सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अकुशल श्रमिकों को 100 दिन की जगह अब 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। अगर किसी पंजीकृत श्रमिक की मांग के 15 दिनों के भीतर काम नहीं मिलता तो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बिहार सरकार ने राज्य में बागवानी फसलों के वैज्ञानिक प्रबंधन, सुरक्षित भंडारण और किसानों की आय में स्थायी वृद्धि के लिए राइपनिंग चैम्बर की स्थापना पर 35% अनुदान या अधिकतम 35,000 रुपए प्रति मीट्रिक टन क्षमता देने की घोषणा की। यह पहल किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमियों को लक्षित करके शुरू की गई है। अब यहां समझिए राइपनिंग चैम्बर क्या होता है। कि विशेष रूप से डिजाइन किया गया तापमान नियंत्रित कक्ष है, जिसका उपयोग कच्चे फलों जैसे कि केला, आम, पपीता आदि को सुरक्षित और समान रूप से पकाने के लिए किया जाता है। इसमें फलों को पकाने के लिए खतरनाक रसायनों जैसे कैल्शियम कार्बाइड की जगह सुरक्षित और प्राकृतिक विधि का उपयोग होता है। बिहार गन्ना उद्योग विभाग ने 23 जून 2026 को राज्य के गैर चीनी मिल क्षेत्रों में पहली बार डिजिटल गन्ना सर्वेक्षण अभियान का औपचारिक उद्घाटन किया। सर्वेक्षण में ड्रोन और GPS आधारित तकनीक से गन्ना भूमि की मैपिंग की जाएगी, ताकि हर प्लॉट और गन्ना वैरायटी का सटीक डिजिटल रिकॉर्ड तैयार हो सके। इसका मुख्य लाभ ये होगा कि चीनी मिल, गुड़ और जूस इकाइयों तक गन्ने की आपूर्ति सुगम होगी और सरकारी योजनाओं का लाभ किसानों तक आसानी से पहुंचेगा। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है मेंस का। हाल ही में जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2025-26 के आलोक में देश और खासकर बिहार में
स्कूली शिक्षा की वर्तमान स्थिति का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। बिहार का आकांक्षी एक श्रेणी में बने रहना किन नीतिगत और ढांचागत कमियों को दर्शाता है? 38 अंक का यह सवाल है। अब जल्दी से देखते हैं पीटी पर आधारित सवाल। हाल ही में चर्चा में रहा मिथिला संस्कृत शोध संस्थान, जिसके आधुनिकीकरण और पांडुलिपि संरक्षण को राज्य सरकार ने मंजूरी दी है, बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, दरभंगा, मधुबनी, भागलपुर या फिर ऑप्शन ई प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत बिहार के किस जिले के डोभी क्षेत्र में एक विशाल इंडस्ट्रियल हब का निर्माण किया जा रहा है? पटना, गया जी, मुजफ्फरपुर, भागलपुर या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और WHO द्वारा सराहे गए प्रयासों के तहत बिहार ने पहली बार किस वैज्ञानिक मूल्यांकन सर्वे को सफलतापूर्वक पास कर फाइलेरिया उन्मूलन में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? नेशनल हेल्थ असेसमेंट सर्वे, ट्रांसमिशन असेसमेंट सर्वे, मास ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सर्वे, बिहार फाइलेरिया कंट्रोल सर्वे या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने राज्य के 5 जिलों पूर्णिया, नालंदा, शेखपुरा, मधेपुरा और मधुबनी में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए मात्र कितने रुपए के टोकन मूल्य पर भूमि आवंटन को मंजूरी दी? 1 लाख, 1 रुपए, 10,000 रुपए, 500 रुपए या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, इस 20 जुलाई से शुरू होने जा रहे बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के पहले दिन राज्य सरकार द्वारा 2026-27 वित्तीय वर्ष का कौन सा बजट पेश किया जाएगा? आम बजट, अनुपूरक बजट, जेंडर बजट, आउटकम बजट या फिर प्रयास नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को किस नदी बेसिन तक पहुंचाया जाएगा? महानंदा नदी बेसिन, सोन नदी बेसिन, बूढ़ी गंडक नदी बेसिन, फल्गु नदी बेसिन या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, हाल ही में 3 जुलाई 2026 को बिहार सरकार द्वारा बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने के लिए बिहार IT इंडस्ट्री मीट 2026 का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? पटना, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न, हाल ही में 6 जुलाई 2026 को बिहार के किस प्रशिक्षण संस्थान को उसकी उत्कृष्ट कार्यप्रणाली और गुणवत्ता के लिए अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक ISO 9001:2015 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? बिहार न्यायिक अकादमी, बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बिपार्ड, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान या फिर ऑप्शन ई। अगला प्रश्न है, हाल ही में समीक्षा बैठक के दौरान बिहार सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ा लक्ष्य तय करते हुए अगले 5 वर्षों में राज्य में इको टूरिज्म स्थलों की संख्या 60 से बढ़ाकर कितनी करने का निर्णय लिया? 65, 70, 80, 75 या फिर ऑप्शन ई। और अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हालिया PGI 2.0 रिपोर्ट 2025-26 में स्कूली शिक्षा व्यवस्था के मूल्यांकन में बिहार को निम्नलिखित में से किस ग्रेड में रखा गया है? उत्तम श्रेणी, आकांक्षी एक श्रेणी, प्रयासरत एक श्रेणी, दक्ष श्रेणी या फिर ऑप्शन ई। तो बिहार न्यूज रूम में फिलहाल इतना ही। PDF हासिल करने के लिए यूटेरिया के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए या फिर अमृत उपाध्याय 007 पर भी इसकी PDF आपको उपलब्ध होगी। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस हफ्ते जो पूछे गए सवाल हैं उनके जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। पिछले हफ्ते जो सवाल मैंने पूछे थे वो जवाब स्क्रीन पर दिखेंगे। अब ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार।